लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था अमीन्स। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, फिर हमने थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी। तो आज हम डिटेल में थोड़ा देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज और प्रेपरेशन। लास्ट टॉपिक में किसी को कोई डाउट है? अब देखो यहाँ पे ये पोलर मॉलिक्यूल है, बिकॉज इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एक्चुअल में यही जो है इसका रिएक्टिव पार्ट है। तो इसके वजह से जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी है इन दोनों के बीच में, जिसकी वजह से कि ये पोलर मॉलिक्यूल है। अब पोलर मॉलिक्यूल है, उसकी वजह से क्या होगा कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्रिएट कर देगा। अगर ये नॉन पोलर होता तो फिर कौन सा फोर्स होता? डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है, अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट, मैंने पहले के चैप्टर में बताया था कि अगर उसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर चेक करनी है तो दैट मीन्स कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कौन कौन से एटम पार्टिसिपेट करते हैं? F O N,
फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब अमीन्स में नाइट्रोजन होते हैं, इसीलिए ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अब जैसे जैसे हम इसका एल्काइल ग्रुप बढ़ाते चले जाएंगे, लाइक सपोज ये वाला जो ग्रुप है इसको और हम इंक्रीज करते चले जाएंगे या इसको बल्कि बनाते चले जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीज होती जाएगी। डिक्रीज क्यों होगी? बिकॉज जैसे जैसे इसके ऊपर बल्कीनेस बढ़ती जाएगी, इसकी रिएक्टिविटी घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी, और इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एबिलिटी भी है वो भी घटते चली जाएगी। ठीक है। तो अब देखो ये चीज बस याद रखना कि जैसे जैसे अगर वो स्मॉलर स्मॉलर ग्रुप से छोटे छोटे CH3 अल्काइल ग्रुप से, तब तक वो सॉल्युबल होगा, फिर जैसे ही वो बल्कि होना स्टार्ट हो जाएगा उसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर विल आल्सो डिक्रीज। लिख लिया? अब नेक्स्ट देखो, जैसे जैसे इसका इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे वॉन्डरबॉल फोर्सेस जो है दे विल आल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे वॉन्डरबॉल फोर्स इंक्रीज होगा, सपोज अगर मैं स्मॉल एल्काइल ग्रुप्स लूंगी, जैसे जब वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो एक बहुत पंजेंट सी खराब सी स्मेल आती है। ठीक है। वो इसलिए होती है क्योंकि वहां पे यूरिया का प्रेजेंस होता है। जहां जहां पे जितने भी नाइट्रोजेनियस कंपाउंड होगा, लाइक सपोज अगर अमोनिया होगा, तो तुम लोगों ने लैब में भी पढ़ा होगा कि इसकी जो स्मेल होती है वो क्या होती है, पंजेंट होती है, या फिर फिशी स्मेल होती है, जैसे कभी फिश मर जाती है तो बहुत गंदी सी स्मेल आती है, बिल्कुल वैसी स्मेल आएगी। तो अब जितने भी इसके साथ, सपोज अगर ये NH3 है, इसके साथ मैं कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैच कर दूंगी, स्मॉल स्मॉल, तो जब तक ये स्मॉल स्मॉल रहेंगे तो दैट मीन उसका जो वंडरवॉल फोर्स और मॉलिक्यूलर वेट कम रहेगा। जब तक कम रहेगा तो वो गैसेस में एग्जिस्ट करेंगे। जैसे जैसे हम इसके जो साइड वाला जो ग्रुप है, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो मैं बढ़ाते चले जाऊंगी, जैसे जैसे वो बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे वंडरवॉल फोर्सेस भी बढ़ेंगे, और जैसे जैसे वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ेंगे वैसे वैसे वो लिक्विड और सॉलिड्स में एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अंडरस्टूड? इस वाले में ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है। ये चीज जो है यहाँ पे, जितने ज्यादा अगर बल्कि एल्काइल ग्रुप होगा उतना ज्यादा वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज होगा। वंडरवॉल फोर्स क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगा उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स पास पास में आ जाएंगे, उतना ज्यादा वो लिक्विड और सॉलिड में एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएगा। तो ये सबके साथ है, एल्कोहल में लगा लो, एल्डिहाइड में, जो भी अभी तक चैप्टर्स पढ़े हैं। बट ये जो है इसकी जो स्मेल है वो इसमें यूनिक है। ये वर्ड याद रखना है, की पॉइंट है ये।
बढ़े आगे। अब बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी मैंने और सॉल्युबिलिटी के लिए एक फैक्टर बताया, कौन सा था वो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जहाँ पे भी बॉइलिंग पॉइंट या फिर सॉल्युबिलिटी का आएगा वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख दोगे। अब जो अमीन्स होते हैं, कैसा हुआ था टेस्ट उस दिन? रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट ऑर्गेनिक का भी है, पता है ना? अल्कोहल्स का और एल्डिहाइड्स का। हम्म। बड़े आगे। अब ये देखो, मैंने पहले भी बताया कि जितने ज्यादा उसकी एबिलिटी होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की, पहले तो हम सॉल्युबिलिटी को भी जज करते हैं उसी चीज से। सेकंड, बॉइलिंग पॉइंट में भी सेम होगा। अब मैंने सॉल्युबिलिटी में बोला था कि जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप जो है इनका जो नंबर है बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, वो बल्कि होता चला जाएगा। जैसे जैसे वो बल्कि होगा, मतलब बेसिकली क्या होता है, ये वाले जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। दो वर्ड्स होते हैं, एक फिलिक होता है और एक क्या होता है, फोबिक होता है। फिलिक का मतलब होता है लविंग, फोबिक का मतलब होता है जिसको किसी चीज से डर लगता हो। जैसे इलेक्ट्रोफाइल्स पढ़ा था हमने और न्यूक्लियोफाइल्स पढ़ा था, तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। वैसे यहाँ पे मैं कह रही हूँ ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक मतलब कि इसको हाइड्रा, वाटर से इसको डर लगता है। तो जैसे जैसे ये ग्रुप्स मैं बढ़ाती चली जाऊंगी तो वो वाटर का जो इंटरेक्शन है अपने मॉलिक्यूल के साथ कम कर देंगे। तो अगर इसका इंटरेक्शन वाटर मॉलिक्यूल के साथ कम होगा तो दैट मीन्स कि इसकी सॉल्युबिलिटी जो होगी वो भी कम होती चली जाएगी। तो वही इसके पहले का पॉइंट था। सेम वही पॉइंट यहाँ पे रिपीटेड है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली हाई इसलिए होता है बिकॉज ये जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है।
सेकेंडली जैसे जैसे हम इसके जो ग्रुप्स है, एल्काइल ग्रुप्स जैसे जैसे अटैच करते चले जाएंगे, वैसे वैसे जो इसकी बॉइलिंग पॉइंट है वो घटता चला जाएगा। ठीक है, लिख लिया। अब देखो लास्ट में इसके पहले वाला जो चैप्टर था उसका लास्ट पार्ट में हमने देखा था एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर किसका देखा था हमने? कार्बोक्सिलिक एसिड का और अल्कोहल का देखा था। अब इसमें देखो, इसमें हम बेसिसिटी देखेंगे तो उसका कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल्स का। जो चीज मैं कह रही हूँ इंपॉर्टेंट है वो करके ही जानी है, बाकी कुछ भी एक्सक्लूड करो बट वो करके जाना है, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है। अब ये वाला जो टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी करके जाना है। अब देखो वहां पे मैं आप कंपैरिजन करूंगी तो ज्यादा क्लियर होगा। वहां पे हमने जब एसिडिटी पढ़ी थी, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे माइनस आई इफेक्ट होगा वैसे वैसे इसका जो एसिडिटी होगी वो कैरेक्टर भी बढ़ता चला जाएगा। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच्ड होगा तो उसका एसिडिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। लाइक सपोज एसिडिक कैरेक्टर ग्रुप कौन से होते हैं? NO2 हो गया, या फिर CN ग्रुप हो गया, कोई भी जो ऐसा ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन्स उस रिंग से या उस सिस्टम से एक्सट्रैक्ट करेंगे, या कोई भी हैलाइड ग्रुप हो गया। अब इसमें इसमें उल्टा होगा, इसमें क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट। अब देखो अगर इस वाले में मैं प्लस आई इफेक्ट डालूंगी, सपोज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे कि कोई भी एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का मतलब CH3 हो गया या कुछ भी आगे ऐड कर दो, तो जैसे जैसे हम उसको बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो एसिडिक कैरेक्टर है वो कमता चला जाएगा। अब देखो इस वाले में जैसे जैसे अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डालूंगी वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। अब अगर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? कम जाएगा। ठीक है, अगर ये बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर जो है वो घट जाएगा। अब इसमें देखो जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डालूंगी, मतलब कि एल्काइल ग्रुप डालती चली जाऊंगी, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? एसिडिक कैरेक्टर जो हो जाएगा वो कम जाएगा। अब एसिडिक कैरेक्टर कम जाएगा तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। अब देखो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। अब सपोज यहाँ पे अब देखो ये तीनों ग्रुप्स है यहाँ पे, तो अब देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ग्रुप्स है, यहाँ पे कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं है, यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पे सॉरी सॉरी यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप कर लो, यहाँ पे 2 कर लो। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने हैं? 3 है। तो अब मैंने बोला था कि जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप है तो ये एल्काइल ग्रुप का नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। दैट मीन्स ये अपने इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस तरफ शिफ्ट कर देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ शिफ्ट कर देगा, और ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ शिफ्ट कर देगा। दैट मीन्स कि सबसे पहले जब इसके पास लोन पेयर थे, क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 पहले वाले शेल में होते हैं,
5 लास्ट में होते हैं। तो अब देखो 5 में क्या हुआ, 1 2 3 3 इसने बॉन्ड्स बना लिए, 2 इसके लोन पेयर यहाँ पे बच गए हमारे पास। तो अब देखो लोन पेयर की वजह से इसके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो नेगेटिव आ रही है। अब जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा, तो दैट मीन्स कि इसकी जो इंटेंसिटी है वो कमती चली जाएगी, सॉरी नेगेटिव चार्ज की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब जितना ज्यादा इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इंक्रीज होगा, उतना ज्यादा इसका बेसिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको कर लेना। तो अब देखो इसका जब हम करेंगे तो दैट मीन्स इसका सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर हो जाएगा, और फिर इसका मतलब प्राइमरी वाले का सबसे कम होगा, फिर सेकेंडरी वाले का होगा, फिर टर्शियरी वाले का होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो मेन जो पॉइंट है क्या होता है एसिडिक और बेसिक में, अगर इसमें हम जज करते हैं तो कोई भी सपोज यहाँ पे मेरे पास Al3+ है और Mg2+ है, तो इसमें अगर मुझे जज करना होगा कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, तो मैं क्या करूंगी, जिसका पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, मतलब 3+ ज्यादा है इसलिए ये ज्यादा हो जाएगा। इसमें उल्टा होगा, इसमें हम नेगेटिव वाले का देखेंगे। सपोज यहाँ पे हमारे पास O2 है और यहाँ पे F- है, तो अब देखो इन दोनों में जो चार्ज मैग्नीट्यूड है किसका ज्यादा है, नेगेटिव वाले का, इस वाले का ज्यादा है, तो इसीलिए ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा। वही चीज हमने यहाँ पे भी करनी, मतलब हमने देखना है यहाँ पे कि नेगेटिव जो चार्ज इंटेंसिटी है वो कैसे इस वाले नाइट्रोजन वाले पे ज्यादा हो सकती है। अब देखो इस वाले में इसको इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए दो ग्रुप्स हैं, इस वाले को इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए बस एक ही ग्रुप है, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे और इसका जो नेगेटिव चार्ज है इस वाले का ज्यादा इंटेंस होगा, क्योंकि ये जो है नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स 3 जगह से एक्सेप्ट कर रहा है, ये 2 जगह से एक्सेप्ट कर रहा है और ये एक जगह से एक्सेप्ट कर रहा है। समझ गए, लिखो। इसमें ये टाइटल इरेज कर देना। हो गया, ये राइटिंग बाद में समझ में आएगी। बड़े आ गए, किसी को कोई डाउट है इस टॉपिक में, फर्स्ट पॉइंट में।
अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैंने बताया था कि एक के ए कांस्टेंट होता है एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट और एक के बी होता है बेसिस के लिए। तो जैसे अगर सपोज मैं अमीन्स को डिसोसिएट करवाऊंगी वाटर में, तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको हम के बी बोलेंगे। अब जितना ज्यादा के बी की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी, मतलब कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है बेस का, वैसे वैसे क्या होगा, इसका जो बेसिक कैरेक्टर होगा वो भी ज्यादा होगा। अब जो मैंने इसके बाद बताया था कि जैसे पीएच होता है, केबी होता है, वैसे ही अगर मैं सपोज इसका पीकेबी लिखूंगी, तो पीकेबी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग केबी। तो अगर सपोज यहाँ पे केबी की वैल्यू जो है वो 10⁻⁻7 है सपोज, या फिर सपोज 8 है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे करूंगी, इसका सॉल्व करूंगी, तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा पीकेबी। लॉग निकालना आता है ना तुम लोगों को। तो अब देखो यहाँ पे 10⁻⁻8 है, तो -8 नीचे उतर जाएगा और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब देखो पीकेबी जो केबी है, इसका जो फॉर्मूला है, इससे अगर हम रिलेट करेंगे तो क्या होगा, दैट मीन्स कि अगर केबी जो है वो जितना ज्यादा होगा और ये क्या होगा उतना ज्यादा कम होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने अब यहाँ पे बोला कि केबी जो कांस्टेंट है जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर भी होगा। तो उतना अगर मैंने अब इसके बाद जब इस वाले फॉर्मूले में देखोगे, तो पीकेबी की जो वैल्यू होती है इसके जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो दैट मीन्स कि अगर पीकेबी की जो वैल्यू है वो कम होगी, उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर बेस का ज्यादा हो जाएगा। हो गया। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने क्या पढ़ा था कि जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो रेजोनेंस अगर स्टेबलाइज्ड है, तो दैट मीन्स कि जो एसिड है उसका एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अब इसमें उल्टा हो जाएगा जस्ट उसका। अब सपोज यहाँ पे मैं एनिलीन लूंगी, अब देखो इस वाले का जो कैरेक्टर है, और एक मैं यहाँ पे लूंगी सिंपल सा कोई भी एल्काइल, ये एलिफेटिक हो गया अमीन, और ये हो गया एरोमेटिक हो गया। अब इन दोनों में अगर मुझे, अगर सपोज यहाँ पे मैं COOH डाल देती, कार्बोक्सिलिक ग्रुप डाल देती, और यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप डाल देती, तो उसमें मैं देखती कि रेजोनेंस कौन सा स्टेबलाइज्ड है, या किस में हाइपर कॉन्जुगेशन है, किस में कॉन्जुगेशन है, तो उस वाले को हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोल देते हैं। इसमें जस्ट उल्टा करेंगे, मतलब जो हमने एसिडिटी में किया है वो हम उसका जस्ट उल्टा यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। अब इस वाले में देखो, जो बेसिस होते हैं वो क्या होता है, लोन पेयर डोनेटर होते हैं। ये वाला भी लोन पेयर
डोनेटर होंगे। तो अब देखो सिंपली क्या है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, तो ये सिंपल अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एसिड को डोनेट कर सकता है, और इसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो इस लोन पेयर की वजह से ही है। अब इस वाले में भी लोन पेयर की वजह से है, बट एक्चुअल में क्या होता है, ये लोन पेयर और ये जो इसका डबल बॉन्ड है ये वाला, ये आपस में क्या है, कॉन्जुगेशन में है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को एसिड को डोनेट करने की वजह से, मतलब यहाँ पे सपोज मैं किसी एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवा दूंगी, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को एसिड को ना डोनेट करके कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर लेगा, क्योंकि पहले जो प्रायोरिटी है वो कॉन्जुगेशन को ही देगा। तो अब सपोज अगर मैं यहाँ पे अगर किसी एसिड का रिएक्शन करवाऊंगी, सपोज H2SO4 या कोई भी कॉमन एसिड ले लो, उसके साथ रिएक्शन करवाऊंगी, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर देगा और रिएक्शन प्रोसीड करेगा। बट यहाँ पे अगर मैं कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड करूंगी, तो वो जो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स उसको डोनेट नहीं करके यहाँ पे कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर आ जाएगा। इसके वजह से इसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो कम हो जाएगा। हो गया। अब देखो इसके, अब हम प्रिपरेशन करेंगे, जो भी हमने पहले पढ़ा बस उसकी नॉलेज इसमें अप्लाई करेंगे, अभी तक कुछ नया नहीं है। ठीक है। अब देखो इस वाले में पहले भी मैंने बताया था, जहां जहां पे भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स देखोगे,
तो वो कैसे होते हैं, उनका जो नेचर होता है वो मेटालिक होता है। मेटालिक का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन, मतलब उनका जो नेचर होता है वो रिड्यूसिंग इन नेचर होता है। तो रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है कि दूसरे को रिड्यूस करवा देंगे और खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो अब देखो ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब इन सब में से मतलब कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट होगा तो वो, वैसे तो ये जो टिन है ये डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, बट इसकी जो, स्टॉप टॉकिंग, बट इसका जो प्रॉपर्टी होती है वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है कुछ हद तक, बिकॉज जो इसका, इसके जो पोजीशन है वो डी ब्लॉक के बहुत पास होती है अगर पीरियोडिक टेबल के पास देखोगे तो इसके जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, दैट इज वाई ये एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं। तो इसका भी, इसकी भी जो पोजीशन होती है वो इन डी ब्लॉक वाला के पास होती है, तो ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के में इन एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब देखो रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो है यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल करवा देंगे। ऑक्सीजन का रिमूवल कराने के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये है एसिड है, तो एसिड क्या करेगा, हाइड्रोजन रिलीज करेगा, और ये तो है ही हाइड्रोजनेशन करने के लिए। तो अब अगर या तो ये यूज कर लो या ये यूज कर लो या ये यूज कर लो, जो मेटल है उसका काम है ऑक्सीजन को रिमूव करवाना, बिकॉज दे आर यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो दूसरे का रिडक्शन करवा देंगे बाय रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब एक बार यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा तो क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए हमने ये इन तीनों में से कुछ भी यूज कर लो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। अब एक और चीज याद रखना, ये जो नाइट्रो ग्रुप होता है इसका बॉन्ड कैसा होता है, एक तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, बिकॉज ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट होता है वो तभी कंप्लीट होगा क्योंकि एक ही बार में अगर ये डबल बॉन्ड बना लेगा तो, जैसे O2 का भी स्ट्रक्चर देखा होगा तो डबल बॉन्ड ही बनाता है ये। अब देखो नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बना सकता है टोटल, इसके पास कैपेसिटी नहीं है कि ये एक और, मतलब यहाँ पे 2 लोन पेयर और होते हैं, तो इसके पास कैपेसिटी नहीं है कि इनको यूज करके ये एक और ऑक्सीजन के साथ ऐसा बॉन्ड बना ले, ये गलत हो जाएगा। फॉस्फोरस अगर होता वो इसी के फैमिली का है, वो बना सकता है क्योंकि उसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट ये इसलिए नहीं बना सकता बिकॉज इसका जो साइज होता है वो छोटा होता है और इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होता है। इसके नीचे के जितने भी इसके ग्रुप वाले होंगे, फॉस्फोरस हो गए या फिर कुछ भी हो गए, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बनाएंगे, बट ये नहीं करेगा। तो ये अपने लोन पेयर को क्या करेगा, इसको डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। ठीक है, अब हमने बहुत ज्यादा एक कॉमन स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसमें हम करवाते थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी, उसमें हमने ऐड किया था नाइट्रो ग्रुप। इसका भी अगर स्ट्रक्चर देखोगे, अब देखो नाइट्रोजन का एक बॉन्ड हो गया, ये दूसरा बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन के साथ, तो कितने हो गए, 1 2 3। अब इसके पास एक लोन पेयर खाली बच गया, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा, तो यही इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे इसका ये वाला स्ट्रक्चर भी हो जाएगा, तो ये याद रखना। हो गया। एक बार मैंने दिया था होमवर्क में इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए, बना था सबसे, नहीं बना था। देखो इस वाले में क्या होता है, एक बस मैं बता रही हूँ, तुम लोगों ने बनाया था, कैसे बनाया था,
मतलब आइडिया बता दो कैसे कहाँ से स्टार्ट किया था? गूगल से? अब देखो जिसको नहीं आता है, ये हम नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे बता रही हूँ। यहाँ पे देखो मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया। ये नाइट्रोजन जो होते हैं इसके टोटल 5 बॉन्ड्स होते मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं खाली। तो ये 3 बॉन्ड्स बना सकता है बिकॉज़ इसके पास जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए ये ए वाले इलेक्ट्रॉन्स को ये डोनेट नहीं कर सकता। बट ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बना सकता। अब देखो इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस वाले को डोनेट कर दिया। तो दैट मीन्स इस वाले के पास आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस वाले के पास आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब हम जब भी रेजोनेंस करवाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये आपस में कॉन्जुगेशन में है। तो अब क्या करेंगे, इस वाले पार्शियल यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। वैसे ही 5 स्ट्रक्चर्स बनाओगे। पहले क्या करोगे, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो फिर ये दोनों आपस में कॉन्जुगेशन में होंगे। फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ पे पार्शियल मतलब पूरे रिंग में डबल बॉन्ड जो है वो घूमेगा। कर लोगे या बताऊं? पहले भी बताया हुआ है फिनॉल वगैरह का भी। कर लोगे? इम्पोर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग वाला। सॉरी। अब ये वाला तुम लोग खुद बताओगे। यहाँ पे सपोज मैं निकल यूज कर रही हूँ और H2 यूज कर रही हूँ, या सपोज यहाँ पे मैं पैलेडियम यूज कर रही हूँ। ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, निकल के नीचे आता है। अब बताओ यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये वाला H2 है, तो यहाँ पे कैसे रिएक्शन होगा, इसके पहले बताया था जस्ट अभी। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। अब क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजनेशन हो जाएगी। हाइड्रोजनेशन में क्या होगा, यहाँ पे हमने सिंपली इसके जो 2 बॉन्ड्स है इसको ब्रेक कर दिया और यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन करवा दिया। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन होता यहाँ पे नाइट्रोजन की जगह, तो पहले उसको ऑक्सीजन को रिमूव करता, ये वाला जो मेटल है डी ब्लॉक वाला, और उसके बाद हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता। बट यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो सिंपली यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। अंडरस्टूड? यहाँ पे देखो कार्बन की टेट्रावेलेंसी कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4। यहाँ पे इसके 3 बॉन्ड कंप्लीट हो गए और 2 इसके इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब एक लोन पेयर है यहाँ पे। हो गया, बढ़े आगे। हम्म। इसके बाद भी जो रिएक्शन है ये हमने पिछले चैप्टर में लास्ट में ही किया था। श्मिट रिएक्शन याद है, मैंने बताया था इसमें चॉकलेट का नाम भी होता है।
अब इसमें हमने एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ करवाया था, अब हम इसको करवाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन। पीछे देके पढ़ाऊं मैं? अब देखो, इसका स्ट्रक्चर भी मैंने बताया था और इसका नाम भी बताया था। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर भी और इसका नाम भी, हाइड्रोजोइक एसिड। अब देखो, जहां पे भी ए जेड या ऐसा कुछ भी अजाइड देखोगे या एजो देखोगे, कुछ भी ए और जेड टुगेदर देखोगे, तो समझ जाना यहाँ पे नाइट्रोजन के कोई कंपाउंड की बात हो रही है। और हाइड्रा का मतलब क्या होता है? समथिंग रिलेटेड टू हाइड्रोजन यहाँ पे होगा ही होगा, तो वैसे भी याद कर सकते हो। अब इसका जब मैं स्ट्रक्चर बताऊंगी, पहले भी बताया हुआ है। अब देखो, नाइट्रोजन जो होता है वो अपना जब कंप्लीट करता है, वो जब अपने डबल बॉन्ड्स को कंप्लीट करता है, तो दैट मीन्स अगर ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे O2 है, तो इसका ऑक्टेट एक बार में कब कंप्लीट होता है? जब ये डबल बॉन्ड बनाता है। इसका ऑक्टेट कब कंप्लीट होता है? जब ये एक बार में ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। तो अब देखो, ये इसकी सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और ये इसकी सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है बेस्ड ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बट यहाँ पे जब हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है, दो दो बॉन्ड्स है यहाँ पे, तो क्या ये स्टेबल होगा? मतलब कि ये बहुत टाइम तक एग्जिस्ट, मतलब ये चाहेगा कि अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जाना। अब देखो, यहाँ पे सारे के सारे सेम है, तो मैं इसको प्लस में कंफ्यूजन होगी, बट यहाँ पे हेटेरो एटम्स है, तो क्या करेंगे, ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसलिए इसको नेगेटिव चार्ज दे देंगे, इस वाले को पॉजिटिव चार्ज दे देंगे। अब हमारी क्या होगी, कोशिश होगी कि हम इसमें से N2 को निकाल के इस वाली कॉन्फ़िगरेशन में इसको हम शिफ्ट करते हैं। ठीक है, पहला। अब इसमें बस रीअरेंजमेंट है। और दूसरी बात क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यहाँ से अब कार्बन भी है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन स्टेबल तभी होगा जब वो डबल बॉन्ड में किसी के साथ बॉन्डेड होगा। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे और एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे है। इसके कंपैरिजन में ये वाला जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज ऑक्सीजन जो है इसका ऑक्टेट एक बार में कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब देखो, अब इसका मुझे ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है डबल बॉन्ड के फॉर्म में, बिकॉज इसकी जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो वैसी है। तो मैं क्या करूंगी, इसका ये वाला ये वाला एक जो बॉन्ड है, इसको यहाँ से हटा के, हाइड्रोजन को हटा के, यही वाला इसका जो डबल बॉन्ड है इसी के साथ में जोड़ दूंगी। तो अगर मैं इसके साथ जोड़ दूंगी, तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाएगी। मतलब देखो, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ऑलरेडी है इसका कार्बन का ऑक्सीजन के साथ, दूसरा भी एक बॉन्ड इसका है, बस एक बॉन्ड की यहाँ पे इस वाले बॉन्ड की कमी है। तो अब मैं क्या करूंगी, ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है इसको मैं यहाँ से ब्रेक कर दूंगी और यहाँ से इस दोनों को बना के कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में यहाँ पे निकाल दूंगी। एक ये निकल गया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मैंने बोला यहाँ पे नाइट्रोजन निकलेगा, तो यहाँ से हमने क्या किया, एक नाइट्रोजन भी निकाल दिया। अब जो बाकी बचा उसको बस अटैच कर दो। यहाँ से देखो, ये ग्रुप हमारे पास निकल गया, यहाँ से दो हमारे पास नाइट्रोजन निकल गए, क्या बच गया, एक ये H बच गया, एक ये R बच गया, बाकी एक नाइट्रोजन बच गया और एक हाइड्रोजन बच गया। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, बस सिंपल रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। जहां पे भी देखोगे कि ये हाइड्रोजोइक एसिड है एल्डिहाइड की टोन में या फिर इस वाले कंपाउंड में, तो सिंपल इसको ऐसे बड़ा करके लिख दोगे, डबल 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 बॉन्ड करके। फिर उसके बाद क्या करोगे, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखोगे, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसीलिए इसको माइनस दे दिया, इस वाले को हमने प्लस दे दिया। अब यहाँ पे मैंने बोला ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है ये वाली कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है, तो ये वाला पार्ट इसका स्टेबल है, ये वाला इसको थोड़ी सी स्टेबिलिटी चाहिए, तो वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाएगा, यहाँ पे एन ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में निकल जाएगा, बाकी जो बचेगा उसको लिख देना है।
बढ़े आगे। हो रहा है बस टाइम। अब देखो यहाँ पे, जब हमने पढ़ा था पहले वाले में कि रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, नहीं बोलोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगी, फिर 1 घंटे और क्लास ले लूंगी। रिड्यूसिंग एजेंट बताया था LiAlH4, और एक मैंने बताया था NaBH4 अगर हाइड्रोजनेशन करवानी है, या फिर H2 इन प्रेजेंस ऑफ कोई भी डी ब्लॉक मेटल हो गया। तो अब मैंने बोला था कि कोई भी अगर ऐसा एस्टर बॉन्ड है या फिर कार्बोक्सिलिक बॉन्ड है, इसको हम इस वाले से ब्रेक कर सकते हैं और इसको हाइड्रोजनेट कर सकते हैं। इस वाले में बताया था कि जितने भी कीटोन ग्रुप हो गया या फिर एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, उसको हम इस वाले से कर सकते हैं, और इस वाले से हम इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे अमाइड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है, बस OH की जगह हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे NH2 अटैच कर देते हैं। जो भी इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे उसमें ये वाले ग्रुप्स बहुत ज्यादा आएंगे, अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, ये जो यहाँ पे बस OH ग्रुप होता है उसको हटा के हम NH2 लगा देते हैं। तो अब देखो इस वाले को अगर मुझे रिड्यूस करवाना है, और मैंने बोला कि इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अब बताओ इन तीनों में से कौन सा यूज करेंगे। ये वाला हम यूज कर चुके हैं, ये वाला रिएक्शन मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इसमें नहीं बताया था पर दूसरे वाले में बताया था। अब ये वाला बताओ, ये वाला होगा या ये वाला होगा। मैंने बोला कि ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का मतलब होता है उससे डेराइव्ड है, मतलब उसी के जैसा बिहेव करेगा, दिखने में अलग है बस। तो दैट मीन्स ये वाला जो है, ये वाला यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम यूज करेंगे AiLH4, इस वाले बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा वो। बढ़े आगे। ये रिएक्शन नंबर 5 है कि 4 है अभी।
इस रिएक्शन का नाम है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। नाम पे मत जाना, नाम पे कुछ नहीं है, ये साइंटिस्ट का नाम है और ये जो हम कंपाउंड यूज करें उसका नाम है। तो मैं इसमें याद नहीं करना कुछ भी, बस ऊपर ऊपर से याद कर लेना, जी और पी ऐसा कुछ बड़ा बड़ा सा दिखेगा, ठीक है। तो इसमें देखो जो हमने इसके पहले कैनिजारो रिएक्शन किया था, बस उसी का मैकेनिज्म है, सेम वैसे ही हम करेंगे, बस यहाँ पे हम नाइट्रोजन के लिए करेंगे, वहां पे हम ऑक्सीजन के लिए कर रहे थे। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के नहीं जाना है। अब देखो इसको मैं कैनिज़ेरो से कंपेयर कर रही हूँ, इसलिए कंपेयर कर रही हूँ क्योंकि एक रिएक्शन याद करोगे कैनिज़ेरो वाला, तो सेम उसके जैसा ये रिएक्शन इसको कॉपी कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो अगर नहीं याद रहता किसी को तो। कैनिज़ेरो वाले में क्या हो रहा था, इसमें हमने यूज किया था कोई भी एल्डिहाइड यूज किया था और उसमें हमने यूज किया था कंसंट्रेटेड KOH। तो मैंने बताया था याद कर लेना, कुक अल्कोहल, C मतलब कुक और A मीन्स अल्कोहल। तो हमने बना दिया था एक ऐसा कुक और एक इसी का बना दिया था अल्कोहल बना दिया था, ठीक है। अब इसको सेम कैनिज़ेरो के जैसा करोगे, वहां पे कंसंट्रेटेड KOH है, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH है, तो इसको क्या करोगे, सिंपली इस वाले ग्रुप को रिमूव कर दोगे यहाँ पे NH को और यहाँ पे कुक बना दोगे। अब देखो बाकी हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे R बच गया और NH बच गया। RNH2। अब देखो एक और H कहाँ से आया, एक तो N हो गया और एक यहाँ पे H हो गया और एक यहाँ पे R हो गया। अब देखो यहाँ पे ये जब हमने रिमूव करवाया तो KO है वो यहाँ पे आके अटैच हो गया, एक H बच गया, तो जो जो हमारे पास बच गया हम बस उसको कंबाइन करेंगे। एक ही X यहाँ H यहाँ से आ गया, एक H यहाँ से आ गया और एक N यहाँ से आ गया, तो ये हमारे पास बन गया अमीन्स। सिंपल जैसे हमने कैनिज़ेरो में किया था, कैनिज़ेरो में क्या किया था, एक बस कुक बना दिया था, यहाँ पे अगर एक कार्बोनिल का ग्रुप है तो एक बार कुक बनेगा, दूसरा है तो दूसरी बार कुक बनेगा, तो यहाँ पे देखो दो बार है तो इसीलिए यहाँ पे दो बार हमने कुक बना दिया, दूसरी बार अल्कोहल बन रहा था। तो अब अल्कोहल में क्या होता है, ROH ग्रुप होता है, यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया, O की जगह नाइट्रोजन लगा दिया, बस सेम रिएक्शन है बिल्कुल। इस वाले कंपाउंड का नाम थैलेमाइड है और ये रिएक्शन जो सिंथेसाइज जिस साइंटिस्ट ने किया था उसका नाम है गैब्रियल। एक रिएक्शन और है बस इसकी प्रिपरेशन में, फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, फिर छोटा चैप्टर है बहुत और सारा जो पिछला पढ़ा है वही सेम इसमें अप्लाई होगा। अगर पहले के दो चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लोगे, दो या तीन चैप्टर आधे भी पढ़ लोगे तो सारा बाकी का जो भी के तीन चैप्टर है वो सबके सब हो जाएंगे। नेक्स्ट।
आगे करें? क्या हो रहा है नीचे? हो जाएगा तो बताना। बड़े आगे। अब ये हम अमीन चैप्टर कर रहे हैं, तो बेसिकली हमें एक तो ये रिएक्शन को वैसे तो याद करना है, बट कैसे याद करना है मैं ये बता रही हूँ। इस वाले में देखो हमने अमीन्स बनाना है, दैट मीन्स कि हमें इस वाले का कोई काम नहीं है, इसको किसी तरीके से रिमूव करना है। ठीक है, तभी हमारे पास यहाँ पे अमीन हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे अमीन लिख दोगे। अब बाकी बाकी कैसे होगा? अब Na और Br का एक जो स्ट्रक्चर होता है सबसे स्टेबल होता है, बिकॉज वो आयनिक होता है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो सबसे पहले Na Br बना दोगे। ये रिएक्शन याद करना है, इसलिए मैं बस बता रही हूँ कैसे करना है। अब देखो यहाँ पे 2 मोल्स है, इसमें क्या करोगे, NaOH बच गया एक बारी में, तो एक बार में क्या करोगे, एक बार तो हमने यहाँ से अटैच करके NaO को और यहाँ पे CO को रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा Na2CO3। बस यही याद रखना है। मतलब ना, मतलब यहाँ पे सोडियम के 2 कंपाउंड्स बनेंगे, एक Na और Br बन जाएगा, और एक जब हम इस वाले को रिमूव करेंगे तो Na2CO3, मतलब सोडियम कार्बोनेट। नेम रिएक्शन है, याद करना है। रिकॉर्डिंग ऑफ कर।